सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। एक से 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज से ना हम एक काम करेंगे। कल तो मैंने आप सभी को कौन सा चैप्टर पढ़ाया था 7th वालों को? इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ उन बच्चों को पढ़ाया था जो बच्चे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आए थे। उन बच्चों ने कल क्लास ज्वाइन की थी, क्योंकि उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, क्योंकि उनको मैंने पहले सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया था ज्योग्राफी का। सेकंड चैप्टर मैंने कल पढ़ा दिया था। थर्ड चैप्टर में कल पढ़ाऊंगा। कल मैं फिर आप उन बच्चों की जो बी ग्रुप से ए ग्रुप में आए उनकी सिर्फ क्लास एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो मैं तीसरा चैप्टर भी उनका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं उनके टेस्ट ले लूंगा सेकंड और थर्ड चैप्टर के। आज हम सभी बच्चे चैप्टर 4 करेंगे, और जो चैप्टर 4 है वो है एयर। एयर ही है ना चैप्टर 4 आपका? हाँ, चैप्टर 4 एयर है, तो हम ये वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट प्रेजेंटेशन लग रहा है मुझे। ओशियंस, करंट्स, वाटर भी आपका एक चैप्टर है ना? ये तो वाटर है सर, 5th है। ये 5th चैप्टर है ना? तो मैं एक सेकेंड वो वाला चैप्टर सर हमारे स्कूल में एसएसटी हिंदी मीडियम में है और बुक भी नहीं है हमारे पास। आपके पास बुक भी नहीं है तो ना मैं एक काम करूंगा, आप सभी को मैं प्रेजेंटेशंस जो मैं बनाता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो बुक भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सर हमें पंजाबी में है एसएसटी। पंजाबी में है ना? चलो कोई नहीं। ऐसा है कि जो वाटर, आज ना हम वाटर वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं। ये 4th चैप्टर आपको ना मैं जो डे आफ्टर टुमारो थर्सडे को क्लास होगी ना उसमें कराऊंगा, क्योंकि उसका जो स्लाइड है ना, कम समवेयर आई मिस्ड दैट। तो आज हम ना 5वां चैप्टर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आपके स्कूल से थोड़ा आगे निकल जाएंगे। इजंट इट? आपके स्कूल में तो चार चैप्टर तक ही पढ़ाए ना? यस सर। तो आज हमने 5th चैप्टर भी पढ़ाया था लेकिन वो बाद दिया। चलो ठीक है, आज हम ना 5th चैप्टर पढ़ लेते हैं, वाटर वाला। एयर वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा थर्सडे को। ठीक है, अब हमने ना थोड़ा सा चेंज किया है पढ़ाने के स्टाइल में। अब क्या होता है ना कि मैं बीच में आपसे डाउट पूछता हूँ ना, तो फिर ज्यादातर टाइम हमारा डाउट में चला जाता है। तो जैसे कल हमने क्लास ली थी ना, पहले मैंने आपको थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने 15 मिनट आपसे पूरा डाउट्स लिए। तो ऐसे ही इस क्लास में भी हम करेंगे। तो मैं आपको 8:20 तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट सिर्फ डाउट्स लेंगे। तब तक मैं आपके ना माइक म्यूट कर दूंगा। आपको जो भी डाउट होगा ना, चाहे टेक्निकल पढ़ने का या कोई किसी भी तरह का, आप वो नोट करके रखना अपनी नोटबुक में। और जैसे ही मैं आपको अनम्यूट करूंगा 10-15 मिनट के लिए, तब आप हैंड रेज करना, सभी के डाउट्स मैं लूंगा। ठीक है, तो इससे कि हमारा ना बच्चों का टाइम वेस्ट होने से बचेगा, नहीं तो कई सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। चलो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास वाटर के ऊपर। ठीक है, तो इस क्लास में
देखो, when you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float, paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? ठीक है, ये एक जो चैप्टर में पैराग्राफ है, ये एक कनेक्टिविटी के लिए, एक बेस के लिए डाला गया है। ठीक है, एक आपको इस वाटर चैप्टर को पढ़ने से पहले एक फ्लो बनाने के लिए, एक टेम्परामेंट बनाने के लिए, ताकि आप सोच सको कि वाटर क्या होता है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाता है कि भाई पानी, तो एकदम से ना जो बच्चे होते हैं कई बार अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं घूमने के लिए, तो वो कहीं पे रिवर्स देखते हैं, ओशियंस देखते हैं, ठीक है, समुद्र देखते हैं, तालाब देखते हैं, लेक्स देखते हैं, जैसे चंडीगढ़ में लेक है, या फिर हमारे घर में जो वाटर टैप है, या जो बच्चे गांव में रहते हैं उनके खेतों पे बोरवेल होता है, ट्यूबवेल होती है, उसका पानी। तो एकदम से उस तरह की इमेज हमारे माइंड में आ जाती है कि पानी ये है। जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी छत पे भर जाता है, हमारे ग्राउंड में, कंपाउंड में वाटर फ्लो करने लग जाता है। तो इस तरह की चीजें हमको एकदम से याद आती हैं जब हम पानी की बात करते हैं। अब आगे क्या होता है कि जैसे वाटर बॉडीज हैं हमारे आसपास, तो जो सन है, सन की हीट है, द सन्स हीट causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. ठीक है, अब क्या बताया गया है कि जब हमको पूछा कि वाटर होता क्या है, तो हमारे दिमाग में आया कि ये सारी चीजें वाटर है। अब वाटर का जो प्रोसेस है कि ग्राउंड से स्काई में वाटर जाता है, और स्काई से फिर से वो वापस ग्राउंड के ऊपर और समुद्र के अंदर वापस आता है। इसमें लिखा हुआ मे फॉल, मतलब कि वो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, कुछ दिन बाद आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ग्राउंड का पानी है उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो वो इवोपरेट होता है। अब जो इवोपरेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है, इसीलिए जब आप कभी सनलाइट में एक बकेट ऑफ वाटर रख दो, तो आप देखोगे कि उसमें से थोड़ा वाटर लेवल कम हो गया, लेकिन आप बैठ के देखोगे ना तो वहां पानी उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है। लेकिन जब आप एक वाटर को किसी पॉट को एक गैस के ऊपर रखो और उसको हीट करो, आप बैठ जाओ, आप देखोगे कि उस जो पॉट है, वो वेसल है, उस वेसल में से पानी के वेपर्स उड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना वो बहुत फास्ट होता है, तो हमें दिखता है। लेकिन जो सनलाइट से वाटर का इवोपरेशन होता है अर्थ के ऊपर अवेलेबल वाटर का, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। टेम्परेचर क्योंकि कितना होता है, 25 से लेके 40 के बीच में होता है, तो वो बहुत स्लो होता है, तो हमें दिखता नहीं है। लेकिन आपने एक बकेट ऑफ वाटर रखा बाहर छत पे, आप देखोगे कि 2 3 5 दिन के अंदर उस बकेट का पानी का जो लेवल है वो खत्म ना होके कम हो जाता है। मतलब कि आपने फुल बकेट रखी तो वो मे बी हाफ हो गई, या 1/3 हो गई, या 2/3 होगी, डिपेंडिंग अपॉन सनलाइट और सनलाइट का प्रोजेक्शन ऑन दैट वाटर। ठीक है, लेकिन वो कम जरूर होती है, एक लंबे समय के बाद हमें पता जरूर चलता है, क्योंकि वो प्रोसेस स्लो है बट होता है। तो वो जो पानी इवोपरेट होके ग्राउंड के और अर्थ की जो कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लेन्स हैं, वहां से इवोपरेट होके वो स्काई में जाता है, बादल बनते हैं और वो बादल बरसते हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान में देने की है कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो पानी की बॉडीज हैं वहां से वाटर इवोपरेट हुआ, स्काई में चला गया, लेकिन वो सेम वाटर आपके अड़ोस पड़ोस में ही बारिश के रूप में बरसे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो इवोपरेट होके बादल में चला गया। बादल फिर क्या होता है कि वहां पे वो फ्लो करते हैं, वो बादल मान लो पंजाब से हरियाणा में चला गया या दिल्ली में चला गया, तो आपका पानी दिल्ली में बरस सकता है, आपका पानी
हरियाणा में बरस सकता है, आपका पानी मध्य प्रदेश में भी बरस सकता है, या किसी पहाड़ पे बरस सकता है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। द अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि ग्राउंड में पानी है, सनलाइट से इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होने के बाद वो स्काई में चला गया, बादलों के क्लाउड्स के रूप में चला गया, फिर वहां से वो बरसेगा, बरस के वो माउंटेन्स में भी जा सकता है, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे भी आ सकता है, और वो फिर आपका ओशियन में भी चला जाता है। तो ये जो साइकिल है, ये नेचुरल साइकिल है, ये होती रहती है। लेकिन जो वाटर की नेट क्वांटिटी है हमारी अर्थ के ऊपर, वो हमेशा फिक्स रहती है। लेकिन उसकी जो फॉर्म है, वाटर की जो फॉर्म है, फॉर्म इन द सेंस कि ग्राउंड वाले वाटर का जो लेवल है, वो समुद्र वाले पानी का जो लेवल है, वो माउंटेन्स और हमारी जो रॉक्स हैं, या हमारे जो सी रॉक्स हैं, सॉरी स्नो रॉक्स हैं, उनमें जो वाटर का लेवल है, ये तीनों लेवल्स चेंज हो सकते हैं। इन तीनों लेवल्स के चेंज होने का कारण हम इंसान हैं, क्योंकि हमने नेचर को काफी डिस्टर्ब किया है। तो इनका जो लेवल है वो चेंज हो सकता है। मान लो कि समुद्र के अंदर 5 लीटर पानी है, हम मान रहे हैं, एक्चुअली में तो ज्यादा है, जमीन पे 3 लीटर पानी है, और जो हमारी स्नो रॉक्स हैं या माउंटेन्स हैं, वहां पे 2 लीटर पानी है, टोटल मान लो 10 लीटर पानी है, ठीक है। अब ये जो 10 लीटर पानी है, ये हमेशा 10 ही रहेगा जमीन अर्थ के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि जो ग्राउंड पे 3 लीटर पानी है, वो 3 से 2.5 लीटर हो सकता है, 2.5 लीटर हो सकता है, और जो समुद्र का 5 लीटर पानी है, वो 5.5 लीटर हो सकता है, या समुद्र का पानी 5.5 लीटर हो गया, ग्राउंड का सेम रहा, माउंटेन्स और स्नो रॉक्स का कम हो गया, मेल्ट होके वो समुद्र में चली गई। तो ये साइकिल जो होती है, जो वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जैसे हमारी एक फूड साइकिल होती है, एक हमारी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की एक साइकिल होती है, जिसमें हमारी जो गैसेस हैं, जो मैं पिछले जो आपका चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें हम एयर साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वाटर साइकिल होती है, ठीक है। और अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम, ठीक है, द सेम वाटर। टेरेरियम आप सर्च करो क्या होता टेरेरियम, फिर मुझे बताना, ठीक है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके पंजाब से पानी इवोपरेट हुआ, स्काई में गया, बादल बना, और वो जाके कहीं भी जाके बरस सकता है। तो ये भी वही बोल रहा है कि हरियाणा में जो बारिश पड़ी, या हरियाणा में जो पानी हम खेतों के लिए यूज कर रहे हैं, क्या पता वो 100 साल पहले अमेजोन रिवर जो एक है दूसरे कंट्री में, वहां से आया हो, या हमारे पंजाब का पानी यूएस से चला गया हो, या यूरोप चला गया हो। तो ये सारी चीजें वाटर साइकिल के द्वारा ही होती हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पानी, पानी के जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो प्लेसेस हैं, ग्राउंड, स्नो रॉक्स, माउंटेन्स और सी, उसके बारे में, फिर वाटर साइकिल। अब हमें पढ़ना है कि ये जो पानी है, आप आपको पता होगा कि जो पानी हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, वो सारा का सारा पानी ड्रिंकेबल नहीं है, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही ड्रिंकेबल है, फ्रेश वाटर है। तो आगे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। द ओशियन बॉडीज एंड द सीज contain salty water. The water of the oceans is salty or saline as it contains large
वाटर लार्ज, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, तो जो फ्रेश वाटर है, जो ड्रिंकेबल वाटर है, वो कहाँ पे अवेलेबल है? या तो नदियों में, या पॉन्ड्स के अंदर, या फिर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ की रॉक्स हैं, स्नो रॉक्स हैं, जहाँ पे पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है, वहां पे है, या फिर ग्राउंड के अंदर होता है। ठीक है, यही जो वाटर है वो ड्रिंकेबल है। बाकी का जो पानी है, आप देख रहे हो ये जो राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ओशियंस के अंदर 97.3% वाटर है। आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर ओनली 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, ये टोटल वहां पे देखो दो तरह का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। तो जो सलाइन वाटर है, जिसमें साल्ट होते हैं, नमकीन पानी बोल सकते हैं जिसको, वो 97.3% है टोटल वाटर अवेलेबिलिटी का। और अगर 100 में से उसको माइनस कर दें तो 2.7%, ओनली 2.7% वाटर ही फ्रेश वाटर है और ड्रिंकेबल वाटर है। तो आप इमेजिन करो कि इतनी बड़ी अर्थ है और इतना बड़ा, जिसका 3/4 जो हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है, उस उतने पानी में से ओनली 2.7% जो वाटर है वो ही सिर्फ ड्रिंकेबल वाटर है। बाकी का जो पानी है वो ड्रिंकेबल नहीं है। उसको ड्रिंकेबल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ेगी। उसको हमें डिस्टिलेशन टेक्निक से और डिसैलिनेशन टेक्निक से हमें उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाना पड़ता है, जो जनरली हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि अगर वो हम करेंगे तो वाटर की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कई सारे ऐसे जो द्वीप होते हैं, जैसे या जो आपके जैसे श्रीलंका है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, मालदीव है, इस तरह के जो कंट्रीज होते हैं, वहां पे कई बार वाटर की स्कार्सिटी होती है, तो वहां पे उनकी मजबूरी है कि समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन टेक्निक या डिस्टिलेशन से उसको प्यूरिफाई करके ड्रिंकेबल बनाते हैं, और उसको फिर वो लोग यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, आगे क्या है? वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली? तो देखो, ये हम सभी के लिए एक एजुकेशनल और एक ऐसा पैराग्राफ है जो हमें बताता है, और इसका लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंस है कि अभी हमने वाटर का फैक्ट चेक किया कि वाटर हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट में है अप्रोक्सीमेटली, और इतने सारे पानी का मात्र 2.7% वाटर ही ड्रिंकेबल है। बहुत कम पानी ही ड्रिंकेबल है। और जब हम पानी को यूज करते हैं, कई बार हम नहाते हैं, तो वाटर हम एक बकेट में हम नहा सकते हैं, लेकिन हम 3-4 बकेट वेस्ट कर देते हैं। कई बार हम कार वॉश कर रहे हैं तो टैप ऐसे ही खोल के छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, वेस्ट होता रहता है। अब वाटर साइकिल बोलती है कि वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो तो कांस्टेंट है अर्थ पे, तो फिर हम वाटर वेस्ट कैसे कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के माइंड में। देखो, वेस्ट करने का मतलब क्या है? वाटर, जो टोटल वाटर है अर्थ पे, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वाटर साइकिल में, कि जो ग्राउंड का वाटर है, लेक्स का वाटर है, रिवर्स का वाटर है, सिर्फ वही ड्रिंकेबल है। अब हम अगर ग्राउंड का पानी निकाल रहे हैं, निकाल के हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं खाली, तो वो क्या हो जाएगा? नाली के अंदर जाएगा, नाली से बड़े जो नाले होते हैं उनके अंदर जाएगा, वहां से फिर वो रिवर के अंदर जाएगा, और रिवर अल्टीमेटली कहाँ जाती है? समुद्र के अंदर। तो हमने ग्राउंड के बहुत सारे पानी को रिवर के थ्रू सी में भेज दिया, तो ग्राउंड का पानी कम हो गया, ग्राउंड का जो लेवल है वो कम होता चला जाएगा। अगर कुछ बच्चे जो किसान फैमिली से हैं, फार्मिंग फैमिली से हैं, विलेजेस से हैं, उनको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा पानी निकाल के और जो हमारी राइस क्रॉप होती है उसमें डाल देते हैं।
अब जो राइस की जो क्रॉप है वो तो थोड़ा सा पानी लेती है, लेकिन बाकी का पानी सनलाइट से इवोपरेट होके बादल बन जाता है और वो बादल कहीं जाके बरस जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पानी का एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारे लिए जो ड्रिंकेबल वाटर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से पानी की वेस्टेज होती है, अदरवाइज टोटल वाटर हमेशा कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट ये वाली स्लाइड और हम पढ़ लेते हैं, फिर डाउट्स लेते हैं, ठीक है। Ocean circulation, there is something magical about walking bare feet on the seashore, the water sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and music of the waves. Everything is so fascinating, unlike the calm waters of ponds and lakes. Ocean water keeps moving continuously, it is never still. The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides, and currents. तो ये जो ओशियन सर्कुलेशन है, ओशियन सर्कुलेशन में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज होते हैं। एक होता है वेव्स, दूसरा होता है टाइड्स, और तीसरा होता है करंट्स, ठीक है। अब वेव्स क्या होती हैं? वेव्स आपने देखा होगा जब कभी आप समुद्र के किनारे गए तो समुद्र में से ना लगातार ऐसे, ये पिक्चर से भी आपको पता चल रहा है, पानी का जो फ्लो है ना वो शोर की तरफ, मतलब उसके किनारे की तरफ बढ़ता है। और किनारे पे क्या होते हैं? पेबल्स होते हैं, रॉक्स होती हैं, थोड़ी हाइट होती है, तो उससे वो टकराता है, टकरा के वो वापस चला जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं वेव्स। आगे होता है टाइड्स। टाइड्स क्या होता है? द रिदमिक राइज एंड fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. तो जो तो टाइड्स है वो क्या होता है? ट्वाइस इन ए डे होता है। ये हाई टाइड भी हो सकती है और लो टाइड्स भी हो सकती है। जब बहुत बड़ा अमाउंट में पानी किनारे पे आता है तो उस समय हाई टाइड्स होती हैं, और कम अमाउंट में जो पानी है, ठीक है, वो समुद्र के किनारे आता है तो उस समय लोएस्ट लेवल की टाइड्स बनती हैं, स्मॉल टाइड्स बनती हैं और लो टाइड्स बनती हैं। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in definite direction. तो ये जो समुद्र का जो सरफेस है ना, उसी पे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती हैं, लेकिन उनका एक डायरेक्शन फिक्स होता है। द ओशियन करंट्स में वार्म और कोल्ड, जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अब जनरली क्या होता है? जो वार्म ओशियन करंट्स होते हैं, दो तरह के करंट्स हो गए, एक होते हैं वार्म, एक होते हैं कोल्ड। ओशियन करंट्स क्या होते हैं? हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टली पैरेलल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? लैटिट्यूड्स। वर्टिकली लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इक्वेटर, उसको टू हाफ्स में डिवाइड करती है। तो जो इक्वेटर से ओरिजिन होता है और वो जो करंट्स हैं और वाटर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअसली पोल्स की तरफ जाता है, तो उनको हम बोलते हैं हॉट करंट्स। दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स में क्या होता है? पोलर और हाई लैटिट्यूड्स, जो पोल्स हैं हमारे, उनसे लोअर ट्रॉपिकल साइड और इक्वेटर की तरफ आता है। दोनों दो पोल्स हो गए, ऊपर और नीचे, उन दोनों पोल से जो फ्लो हमारा इक्वेटर की तरफ बढ़ता है, उसके कारण जो हमारा करंट बनता है उसको हम बोलते हैं लो करंट और कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिस्कस किया वाटर, वाटर के सोर्सेज, वाटर साइकिल, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा। ओशियन सर्कुलेशन में बेसिकली
तीन चीजें होती हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी। अब इसके बाद हम यहीं इस क्लास को खत्म करते हैं। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आपके सभी के डाउट्स लूंगा। आप हैंड रेज करना और मैं अल्फाबेटिकली आप सभी से 1 बाय 1 पूछूंगा और सभी के डाउट्स क्लियर करने के बाद ही क्लास को खत्म करेंगे। हाँ रूहानी, आप बताओ आपको क्या पूछना है। रूहानी, सर ये पूरी क्लास में, सर एक्सक्यूज मी सर, आपकी पूरी क्लास में ना आपकी पीपीटी शो ही नहीं हुई थी। पीपीटी आपको दिखी सर नहीं ये थी? आपकी पीपीटी नहीं शो हो रही थी किसी बच्चे को, सभी ने मैसेज किया था। सर हमने सभी ने मैसेज किया है। मैसेज भी किए, आपने चेक ही नहीं किए। अच्छा, आपको पीपीटी नहीं दिखी। अच्छा, ये तो एक ब्लंडर हो गया फिर आज तो। चलो कोई नहीं, मैं फिर से आपको एक बार अगली क्लास में बता दूंगा। चलो, मैंने जो भी सर है उसके बेसिस पे हम डाउट्स ले लेते हैं। हाँ, सर टाइट्स दोबारा बता दो। टाइड्स में दोबारा बता देता हूँ। देखो, टाइड्स और वेव्स में क्या अंतर है, पहले ना हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेव्स क्या होता है, टाइड्स क्या होता है। तो आप में से कोई बच्चा कभी समुद्र के किनारे गया हो तो आप देखोगे समुद्र के किनारे ना कंटिन्यूअसली पानी जो किनारा है उसकी तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो सारा टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है, डे टाइम में ज्यादा चलता है। तो जब ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वेव्स, क्योंकि वेव्स बनती हैं और वो आके समुद्र के किनारे टकराती हैं। ठीक है, और कई बार जो वेव्स होती हैं वो समुद्र के अंदर भी बनती हैं और ऊपर उठती हैं। जब जो सेलर्स होते हैं वो लोग कई बार जब समुद्र में जाते हैं ना तो वहां पे भी वेव्स बनती हैं और उनको हम अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। अब टाइड्स क्या है, टाइड्स में क्या होता है कि जो ये एक तो इसका फ्रीक्वेंसी फिक्स है, ये ट्वाइस इन ए डे होता है। और कब कैसे होता है कि एक रिदमिक राइज होता है, रिदम में बनता है। मतलब कि जब आप कभी टाइड को देखोगे तो आपको एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में वो उठेगा और फिर से समुद्र के अंदर चला जाता है। तो लेकिन ये पूरे दिन में 2 ही बार होता है, लेकिन बड़े स्केल पे होता है। बहुत इसमें भी 2 टाइप होगी, एक हाईएस्ट लेवल होता है, एक लोएस्ट लेवल होता है, या हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। बट उसका जो मेन जो बनने का जो तरीका है वो बहुत ही रिदमिक वे में बनता है। जैसे कोई सॉन्ग है, अब मान लो अब मैं आपको कुछ अभी भी पीपीटी शो नहीं हो रही? सर नो सर नहीं हो रही है। अब अब भी नहीं हो रही? सर अब हो रही है। अब हो रही है ना? ठीक है, चलो। तो अभी देखो, जैसे अब जैसे ये स्लाइड दिख रही है ना, वेव्स बन रही हैं। तो ये वेव्स कब बनती हैं? वेव्स मेनली उसके अंदर अगर कोई चीज पड़ी होती है, पत्थर पड़ा हुआ है या उसके किनारे पे मतलब कि रेजिस्टेंस होता है, पत्थर पड़े होते हैं और जो किनारा होता है वो थोड़ा हाई होता है, तो ये जब उससे टकराती हैं तो वाटर रिवर्स डायरेक्शन में एकदम टर्न ले लेता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेव्स। लेकिन जो टाइड्स हैं, टाइड्स को हम कैसे समझ सकते हैं? गाने से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कोई रिदम नहीं है, मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीजें मैं गाने के रूप में गाऊं, ठीक है, एक सिंगिंग करूं, तो उसका एक रिदम रहता है, एक फ्लो रहता है। तो ऐसे ही जो टाइड्स हैं, जो वेव्स समुद्र के किनारे टकराती हैं लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में उठती हैं और सिस्टमेटिक वे में जाके वापस पानी में जो समुद्र का है उसमें मिल जाती हैं। मतलब कि वो पूरा प्रोसेस एक ऐसे एक साइकिल की तरह चलता है। या आप एक इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, पानी का फ्लो आया और वो ऐसे गोल घूम के, जैसे मान लो कि एक आपके पास सीट है, एक सीट को आपने रोल किया, एक सीट या एक पेपर है, मान लो A4 साइज का पेपर है, उस पेपर को आपने उसका जो नीचे वाला कॉर्नर है, कोई एक जो उसका किनारा है उससे रोल करना शुरू कर दिया और रोल करते गए और उसको फिर सीधा करते चले गए। तो वो जो कॉर्नर हमने रोल करना शुरू किया था वो आगे जाके फ्लैट होता चला जाएगा और जो
लास्ट वाला कॉर्नर है वो फिर रोल होता हुआ चला जाएगा और फिर वो फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ प्रोसेस टाइड्स में बनता है, ये रिदम होता है। लेकिन वेव्स के केस में कैसे होता है, वेव से जो पानी समुद्र का किनारे पे आता है, आके वो टकराता है और वो इस तरह से मतलब कि फ्लो में नहीं जाता है, वो रैंडमली ब्रेक हो जाता है। कई बार वो फ्लो में जाएगा, कई बार वो टकरा के ऐसे कैसे ही बह जाता है। आप में से कोई बच्चा जैसे समुद्र के किनारे गया तो आप देखते होंगे कि पानी आया और ऐसे कैसे ही चला जाता है, क्योंकि वहां पे कोई एकदम से ना डायरेक्ट टक्कर नहीं होती, डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो अब कहीं पे डायरेक्ट टक्कर होती है, रेजिस्टेंस होता है, तो वहां पे वो टकराता है और बैक करता है। लेकिन टाइड्स के केस में वो एक पेपर रोलिंग की सर तरह वापस जाता है। हाँ बेटा, अभी ये डाउट सर आपका क्लियर हो? राइथमिक मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, टाइड्स और वेव्स वाला डाउट क्लियर हो गया जिसने पूछा था, या और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं? सर हमारी बुक में ना सर एक क्या नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड, सर इसमें क्या होता है? क्या है आपकी बुक में? सर नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। नीट टाइड और स्प्रिंग टाइड, ये यही बोल रहे हो ना? सर यस। इसको मैं एक बार पढ़ के फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके चलो। सर। हाँ नेहा, आपको कुछ पूछना है? सर राइथमिक मतलब क्या होता है? देखो राइथमिक नहीं, रिदमिक होता है। रिदम जैसे गाना है, गाना एक रिदम है, ठीक है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आपको मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें कोई रिदम नहीं है, लय नहीं है। तो रिदम इसलिए ये यहाँ पे डाला है कि जो उसका वेव का जो राइज होता है या समुद्र के पानी का जो राइज होता है, वो बड़े सिस्टमेटिकली स्लोली जाता है, कंटिन्यूअस रहता है, उसमें ब्रेक नहीं होता है। वो जैसे पेपर है ना, पेपर को आप रोल करो और फिर फ्लैट करते चले जाओ, एक कॉर्नर से रोल करो दूसरे से फ्लैट करते चले जाओ, तो वो उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं है, सिस्टमेटिकली वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ा पेपर ले लोगे आप, तो आप उसको रोल करोगे तो वो हाई टाइड बन जाएगा। छोटा पेपर लोगे उसको रोल करोगे सिस्टमेटिकली तो वो लो टाइड बन जाएगा, ठीक है? या और कुछ पूछना आपको नेहा? सर और फैसिनेटिंग का क्या मतलब है? इसका फैसिनेटिंग, देखो फैसिनेशन होता है, मतलब कि फैसिनेटिंग कह सकते हैं कि ये इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया है कि वो ना बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। जब समुद्र के किनारे ना आप खड़े हो जाओ तो वहां पे क्या है कि जो समुद्र का पानी है वो किनारे से टकराएगा, उछलेगा, वापस जाएगा, आवाज करेगा, ठीक है? तो वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, मतलब कि अच्छा लगता है। इस तरह से हम आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है? सर हाँ ओके अब सर सर। टाइड्स दिन में 2 बार ही आती हैं। सर हाँ, ओशन करंट्स समझा दो। एक सेकंड मैं अभी सब समझा देता हूँ। अब अक्षरम पूछ रहा है कि टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं। हाँ, टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं, ठीक है? अक्षरम और कुछ पूछना है ओशन आपको? करंट्स समझा दो। क्या ओशन समझा? करंट्स। ओशियन करंट आपको समझ, देखो ओशियन करंट में आपको देखो स्लाइड से बता देता हूँ ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अब ये स्लाइड्स तो आपको सबको दिख रही है ना, सभी बच्चों को? ठीक है, यस सर। चलो सर हार्बर सर में देखो मैं बता देता हूँ ओशियन करंट्स क्या होते हैं। कि जो ओशियन करंट्स हैं, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर जो पानी का जो फ्लो है, पानी का फ्लो कंटिन्यूअसली समुद्र के अंदर चलता रहता है, चाहे किनारा हो, चाहे उसका सेंटर हो, चाहे उसका दूसरा किनारा हो, हर जगह जो उसका पानी है वो फ्लो होता रहता है। लेकिन ओशियन करंट क्या है? ओशियन करंट के केस में क्या होता है कि जो पानी है उसका फ्लो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि उसका जो स्पीड है, उसका फ्लो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा और एक डेफिनिट डायरेक्शन में होता है, रैंडम नहीं होता। जैसे किनारे पे कभी पानी इधर टकरा जाएगा, कभी उधर टकरा जाएगा। लेकिन ये जो ओशियन करंट है, इसके केस में जो पानी का फ्लो है वो एक तो कांस्टेंट फ्लो रहेगा, कम है, मान लो कि 60 है तो 60 रहेगा फॉर सर्टेन टाइम, और 80 है तो 80 रहेगा, और